सो द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज एक्शन पोटेंशियल। तो आज हम ये टॉपिक देख रहे हैं। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है। तो बुक में पढ़ के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कौन से आयन्स हैं, फिर कौन से फेजेस है, कैसे हो रहा है। आज हम इसको देखने वाले एकदम सिंपल तरीके से। लेक्चर के एंड तक कोशिश रहेगी कि तुमको हर चीज़ याद हो जाए, बस तुम पैसिवली लेक्चर मत देखो, साथ में थोड़ा बहुत लिखते रहो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। What is action potential? Definition very important। वाइवास में भी पूछ लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करो। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? याद है हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा था। तो जो मेम्ब्रेन होती है, कोई भी एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हम न्यूरॉन या मसल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली नर्व का एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो पोलराइज स्टेट में होती है, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आ रहा है, विच इज ट्रांजिएंट, which lasts for a very short period of time, and वो change almost 100 millivolt तक आता है, all or none phenomena follow करते हुए। मतलब या तो अगर हुआ तो पूरी तरीके से होगा, या तो वो होगा ही नहीं, that is all or none phenomena। मतलब तुम उसको स्टिम्युलेट करोगे तो एक्शन पोटेंशियल होगा और पूरा अपना फुल फ्लेज होने वाला है, या तो वो होने ही नहीं वाला है, ठीक है। ऑल और नन फेनोमेना पे आते हैं हम बाद में, अच्छे से देखते हैं ऑल और नन फेनोमेना क्या है। तो एक्शन पोटेंशियल यही होता है, इट इज डिफाइंड एज अ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांजिएंट चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो जो तुम्हारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में देयर इज अ चेंज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट कितना 100 मिली वोल्ट्स तक, 100 मिली वोल्ट्स तक उसमें चेंज आएगा। और ये पूरे तुम्हारे एक्सॉन में कंडक्ट होने वाला है बाय ऑल और नन फेनोमेना। ऑल और नन फेनोमेना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट क्यों होता है? तुम्हारे न्यूरॉन को कोई स्टिम्युलस मिला, जैसे ही स्टिम्युलस मिलता है, स्टिम्युलस का मतलब कोई चेंज आया, ठीक है, इन्वायरमेंट में। तो जैसे ही स्टिम्युलस मिलता है तो ये चेंज जनरेट होगा। तो अगर स्टिम्युलस थ्रेशोल्ड, तो एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, उतना स्टिम्युलस मिला तो पूरा एक्शन पोटेंशियल आएगा। और अगर स्टिम्युलस उतना नहीं मिला तो एक्शन पोटेंशियल आएगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं तुम ज्यादा स्टिम्युलस दोगे तो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, चेंज ज्यादा आएगा, कम स्टिम्युलस पे कम चेंज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जितना चाहिए उतना तुमने चेंज दे दिया तो चेंज एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला है, मेम्ब्रेन में चेंज आने वाला है और पूरी तरीके से आएगा। दैट इज ऑल और नन फेनोमेना। आइदर इट विल अकर कंप्लीटली और इट विल नॉट अकर एट ऑल। तो यही होता है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल कितने टाइम तक रहता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन? वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ट्रांजिएंट। ओके, सो द ड्यूरेशन इज ओनली 1 मिली सेकेंड। इस 1 मिली सेकेंड में मुझे बताओ, तुम बताओ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था ना आरएमपी, उसका वैल्यू कितना होता है न्यूरॉन के अंदर? जब एक मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, ठीक है, एक न्यूरॉन है वो रेस्ट पे है, उसका मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होता है, उसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो एक न्यूरॉन में वो पोटेंशियल होता है -70, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में -90 था। तो इस पूरे 1 मिली सेकेंड में क्या होने वाला है पता है? ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से पॉजिटिव में चला जाएगा, +35 हो जाएगा और फिर से -70 पे आ जाएगा। तो ये पूरा चेंज आएगा कि नेगेटिव से वो 0 पे गया, 0 से पॉजिटिव पे गया, फिर पॉजिटिव से वापस से वो अपने वैल्यू पे आ गया। ट्रांजिएंट चेंज मतलब कोई चेंज आया फिर वापस से नॉर्मल हो गया, पहले रेस्ट पे था, चेंज आया, फिर वापस से रेस्ट पे चला गया। तो यही होता है एक्शन पोटेंशियल। तो 1 मिली सेकेंड में पूरी स्टोरी हो रही है और यही इंपॉर्टेंट है, यही हमको देखना है कि कैसे वो -70 से 0 पे गया, फिर क्या हुआ कि 0 से 35 पे गया, फिर क्या हुआ कि वो वापस से -70 पे आया। ये पूरी स्टोरी देखनी है, यही है पूरा मैकेनिज्म जो हमको पढ़ना है कि एक्शन पोटेंशियल हो कैसे रहा है, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर विच इज कॉल्ड एज लेटेंट पीरियड। अब होता क्या है ना, तुमने स्टिम्युलस दिया, एकदम इंस्टेंटली एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा कि स्टिम्युलस दिया और एक्शन पोटेंशियल आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देयर इज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो लगने वाला है स्टिम्युलस देने को और एक्शन पोटेंशियल आने को, एक टाइम लगने वाला है। सो देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिम्युलस एंड द अराइवल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल और द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो वो जो बीच का
टाइम है कि यहाँ पर तुमने स्टिम्युलस दिया और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना उसी को तुम बोलते हो लेटेंट पीरियड। तो लेटेंट पीरियड में क्या है कि एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज प्रीसीडेड, प्रीसीडेड मतलब क्या कि एक्शन पोटेंशियल के हमेशा पहले कुछ आने वाला है, तो वो पहले क्या है, लेटेंट पीरियड। Action potential is always preceded by a latent period, which is the interval between the application of the stimulus and onset of action potential. समझ में आया? तुमने स्टिम्युलस दिया, स्टिम्युलस देने के तुरंत बाद एक्शन पोटेंशियल नहीं आने वाला है, स्टिम्युलस देने के बाद कुछ एक टाइम पीरियड गुजरेगा जिसको तुम बोलोगे लेटेंट पीरियड, और उसके बाद ही एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो लेटेंट पीरियड इज द इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिम्युलस and arrival of the action potential. Okay, very simple introduction. ठीक है, अब जाते हैं phases of action potential कि action potential में basically क्या phase होता है। देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। जो मेम्ब्रेन होता है जब वो रेस्ट पे होता है तो -70 मिलीवोल्ट उसके अक्रॉस पोटेंशियल है। सेल जो होता है, सेल का बनाओ, यहाँ पे बनाते हैं चलो। तो ये सेल है, सेल के बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, सेल के अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। नॉर्मली जब सेल रेस्ट पे है, समझो ये ऐसे रेस्ट पे, ठीक है, तो जब सेल रेस्ट पे है तो बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज नथिंग बट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। यहाँ पर तुमने मेजर कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है मिलीवोल्ट्स में, तो ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस मेम्ब्रेन को तुम बोलोगे मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज्ड स्टेट। अब होने क्या वाला है, ये बिगड़ने वाला है। अब क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। सेल जाग गया, सेल जाग गया, ठीक है, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, तो इसी को तुम बोलोगे डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन खराब हो गई, डीपोलराइजेशन चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होने वाला है, सेल अब फिर से घर लौटने जा रहा है, ठीक है, सेल अब फिर से घर लौटने जा रहा है, सेल वापस से वही मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रहा है जिसके पास था, तो वो फिर से क्या होने वाला है, पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। तो फिर से पोलराइजेशन मतलब अब रीपोलराइजेशन होगा। तो यही है फेज, बहुत सिंपल है, पहले बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, राइट, फिर क्या हो जाएगा उल्टा, अब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो पोलराइज से ये हो गया डीपोलराइज्ड। उसके बाद फिर से वापस जैसा था मुझे वैसे ही बनना है, सेल बोलेगा, तो फिर से पोलराइजेशन की तरफ, बट ये फिर से पोलराइजेशन है तो यू विल कॉल इट एज रीपोलराइजेशन। तो यही दो फेजेस है एक्शन पोटेंशियल के, फेज ऑफ डीपोलराइजेशन, फेज ऑफ रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में कुछ कुछ होने वाला है, रीपोलराइजेशन में कुछ कुछ होने वाला है, और रीपोलराइजेशन के बाद कुछ होने वाला है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं तो तुम लोगों को बेटर समझ आएगा। तो अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ये देखो, ये पूरा ग्राफ है, इससे हम ये सारे फेजेस बहुत अच्छे से समझते हैं। एक चीज याद रखो, क्या है एक्शन पोटेंशियल के फेज, मेनली दो ही फेज है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो ये जो पूरा ऊपर जाता हुआ दिस इज डीपोलराइजेशन, ये पूरा नीचे आता हुआ इज रीपोलराइजेशन। पहले तो ये क्या है, ये एक ग्राफ है, क्या ग्राफ है, एक्शन पोटेंशियल का कर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है, इट इज व्हाट अगेंस्ट व्हाट। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्सेस टाइम, एक्स एक्सिस पे है टाइम मिली सेकेंड्स में, और वाई एक्सिस में है मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स। तो अब क्या होता है, देखो तुमको याद है जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे था उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बताओ, -70। जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे था तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस था -70। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ट्रांजिएंट चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि तुम्हारी जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो अभी हमको ये चेंज को देखना है। ओके, तो देखो क्या होने वाला है, -70 से पहुंच गया 0, माइनस से आ गया 0 पे, 0 से चला गया पॉजिटिव, +35, 35 पे रुक गया, 35 पे पीक आ जाता है, फिर 35 के बाद वो नीचे गिरने लगता है और वापस से -70 पे आ जाता है। तो अभी हमको फेजेस देखने हैं। तो फेजेस क्या है, डीपोलराइजेशन, ऊपर जाता हुआ पूरा है डीपोलराइजेशन फेज, मतलब ये ग्राफ में रैपिड राइजिंग, नॉट रैपिड राइजिंग, अपवर्ड, जो अपवर्ड वाला पूरा फेज है ये है डीपोलराइजेशन, ये नीचे आता हुआ फेज है रीपोलराइजेशन। उसके बाद एक छोटा सा फेज आता है हाइपर पोलराइजेशन, अब वो हम देखते हैं। अब याद करो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में वापस से फर्दर फेजेस है हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुमने कोई स्टिम्युलस दिया,
और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ मतलब मेम्ब्रेन की पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने लगी, तो पोटेंशियल स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज हुआ -70 से 69, 68, 67, 61, 60, 50 में जाते जाते वो 55 पे आया। ठीक है, किस पे आया वो? 55 पे आया। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा था वो बहुत ही स्लोली हो रहा था, इसीलिए इस फेज का नाम तुम दोगे स्लो डीपोलराइजेशन। तो इनिशियली पोटेंशियल जो बढ़ रहा था, स्लोली हो रहा था, इसको तुम बोलोगे स्लो डीपोलराइजेशन। अब एक मोमेंट आता है, एक पॉइंट आता है जो है -55। -55 वो वैल्यू है जिसमें ऐसे इमेजिन करो फायर अलार्म बजने लगा कि एकदम फायरिंग लेवल आ गया। अब -55 जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस रीच होता है तो पोटेंशियल बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पहले स्लो स्लो बढ़ा, पहले चेंज स्लोली हुआ, अब बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और इसी को तुम बोलते हो रैपिड राइजिंग। तो ये पूरा है रैपिड राइजिंग। अब एक पॉइंट आएगा जब वो जीरो को पार कर लेगा और पॉजिटिव में चला जाएगा। जब वो जीरो को पार करके पॉजिटिव में चला जाता है, उसी को आप लोग बोलते हो ओवरशूट। उसी को क्या बोलते हैं? ओवरशूट। फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पर बस अंत खत्म, इतना ही ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पीक विच कम्स एट +35 मिलीवोल्ट। ये सारे वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। क्या वैल्यू था? -70 पे रेस्ट कर रहा था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, चेंज होने लगा, -55 पहुंचा, -55 तक स्लोली चेंज होने लगा, -55 पे क्या हो गया? -55 पे बहुत तेजी से चेंज होने लगा, इट इज फायरिंग लेवल। फिर वो चला गया रैपिड राइजिंग पे, फिर जीरो को क्रॉस कर लिया, पॉजिटिव में आ गया, ओवरशूट, फाइनली पीक आ गया +35 पे। तो ये हो गया फेज ऑफ डीपोलराइजेशन खत्म। अब क्या हो गया? फिर चेंज हो गया, फिर से उसको वापस से रेस्ट तो करना ही है सबको, तुम कितना भी एक्टिविटी करो एट द एंड ऑफ द डे रेस्ट करने ही वाले हो। अब मेम्ब्रेन फिर से रेस्ट पे जाना चाहता है, फिर से पोलराइज होना चाहता है, तो फिर से पोलराइज होने के लिए यू हैव फेज ऑफ रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में फर्दर क्या डिवाइडेड है? तो सबसे पहले रैपिड फॉलिंग, ये जो था कर्व डाउनवर्ड हो गया स्टीपली, तो नीचे की तरफ आने लगा बहुत रैपिडली, पोटेंशियल फिर से गिरने लगा। पोटेंशियल बढ़ा था, देखो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना बढ़ना होता है, अब वापस से पॉजिटिव से जीरो की तरफ आएगा, जीरो से नेगेटिव की तरफ, तो रैपिड फॉलिंग हो गया। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे इधर इधर आके वो स्लोली फॉल करेगा, पहले रैपिडली फॉल किया, जैसे इधर देखो ना, स्लोली बढ़ा, रैपिडली बढ़ा, रैपिडली फॉल किया, स्लोली फॉल करेगा, और फाइनली -70 पे आएगा, एंड विद दैट रीपोलराइजेशन एंड्स। बट यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। -70 आ गया, रेस्ट पे आ गया, फिर भी अब क्या होता है ना कि वो एक एक्टिविटी में चला जाता है और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, -70 पे वो आया, उतना ही था रेस्टिंग, बट इसके बाद भी क्या देखा जाता है कि वो और नेगेटिव होता चला जाता है, मतलब गिर रहा है तो गिरते ही गया, और नेगेटिव हो जाता है। और ये और जो नेगेटिव वैल्यू है देखो इधर -70 से नीचे, तो ये जो और नेगेटिव वैल्यू है ना, इसको ही तुम बोलते हो हाइपर पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन हो गया, उसके बाद वो हाइपर हो गया, हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद धीरे धीरे वापस से रेस्ट पे आता है, विद दैट द एक्शन पोटेंशियल एंड्स। तो ये फेजेस समझ में आया, ये ग्राफ समझ आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बस समझो। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो है, ये सारी चीजें हो क्यों रहा है। मैंने क्या बोला, पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, अब उल्टा हो गया, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो ये हो गया फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। फिर धीरे धीरे वापस से कंडीशंस सेम होने लगती है जो रेस्ट पे थी वैसा। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि गेस करो क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई आयंस है वो जो क्या करने वाले हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो वो हम देखने वाले हैं कि हर एक फेज हो क्यों रहा है, कौन सा आयन है जो इन्वॉल्व है। बट अभी के लिए ग्राफ और ये फेज तुमको समझ आना चाहिए। इतना समझा है क्या? इतना क्लियर है क्या? तुमको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए और हर एक चीज पता होनी चाहिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इतना तुमको आंसर में लिखना ही है। नाउ यू कैन ऐड, ठीक है, अपने खुद के वर्ड्स में, कि स्लो डीपोलराइजेशन में वो स्लोली इंक्रीज हुआ अप टू थ्रेशोल्ड, फिर रैपिड राइजिंग में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इट क्रॉस्ड जीरो, वेंट इन पॉजिटिव, इट इज द ओवरशूट पीक। ये सब तुम अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्राफ एंड दिस होल फेजेस। ठीक है, तो मेनली क्या था,
डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में क्या था, पहले -70 से पोटेंशियल बढ़ने लगा, -55 तक गया, ये स्लोली हुआ, इसीलिए उसको तुम बोलोगे स्लो डीपोलराइजेशन। उसके बाद क्या होने लगा, फिर बहुत ही रैपिडली बढ़ने लगा, तो उसको बोलोगे रैपिड राइजिंग। फिर उसने जीरो को पार कर लिया, उसको बोलोगे ओवरशूट। फिर वो बहुत हाईएस्ट वैल्यू तक जाता है, इसको तुम क्या बोलोगे, पीक जो आता है +35 पे। तो -70 से -55 थ्रेशोल्ड, फिर जीरो, जीरो के ऊपर ओवरशूट, ओवरशूट के ऊपर क्या है, पीक विच इज +35। फिर वो नीचे गिरने लगा, पहले बहुत रैपिडली गिरेगा, रैपिड फॉलिंग, उसके बाद स्लोली गिरेगा, उसको आफ्टर डीपोलराइजेशन बोलना, आफ्टर रीपोलराइजेशन नहीं, आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब वो -70 पे आकर रुकता नहीं है, और नेगेटिव होता चला जाता है, तो उसको तुम बोल देना हाइपर पोलराइजेशन, और फाइनली वो वापस से रेस्ट पे आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन, द डायग्राम एंड द फेजेस। अब आयोनिक बेसिस भी बाकी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वो भी जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में तुमको वो भी लिखना पड़ेगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, तो इसको यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं।